So we have seen that the congeners can have multiple bond. That we have seen कि congener में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है. Why it is so? Because they can have effective overlapping due to their small size. So they can have side wise overlapping. Side wise overlapping का मतलब है कि internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का क्या मतलब है कि जो पीजेड पी ऑर्बिटल है, पीजेड और पीजेड के बीच में, तो उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक दूसरे के ओवरलैप कर जाती हैं, तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, साइड वाइज ओवरलैप. ये एंड ऑन ओवरलैपिंग, एंड ऑन ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे बताओ, सिग्मा बॉन्ड. क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड. अच्छा, ये जो थ्री ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तीनों परपेंडिकुलर, पी ऑर्बिटल तीन होती हैं कि नहीं ऑर्थोगोनल, तो ये जो थ्री ऑर्थोगोनल है, तो एक ने तो पीजेड ने सिग्मा बाउंड कर लिया, एंड ऑन ओवरलैपिंग सिरे से ओवरलैपिंग कर दी. दो जो बच रही हैं, तो वो दोनों क्या करेंगी, उनमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक बार इसमें आएगा, फिर उसमें जाएगा, फिर इसमें, इस तरीके से एक तरीके से क्लाउड डेवलप हो जाएगा. तो इसको कहेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग. पूरी तरीके से ओवरलैपिंग नहीं होगी, लेकिन थोड़ा झुक के ओवरलैपिंग हो जाएगी. तो इस तरीके से जो साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये पूरी पी वाई ऑर्बिटल होगी नीचे तक, और इसमें भी क्या होगी, पूरी पी वाई, तो उनमें भी होगी. अगर दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी तो ओवरलैप करेंगे कि नहीं. अच्छा, एन के केस में क्या होता है, एन के केस में एक इलेक्ट्रॉन तीनों में होता है, तो एक ने तो सिग्मा बॉन्डिंग कर ली, फिर ये पाई बॉन्ड बना साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो ये पाई. और ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से भी क्या होगा, इनका भी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई कि नहीं, तो एक और पाई बॉन्ड बना. तो इस तरीके से N2 में ट्रिपल बॉन्ड है. तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, हाँ. तो ये वाला सिग्मा है जो इंटर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस वाली जो एक्सिस होती है उसे क्या कहते हैं, ये कौन सी एक्सिस है, क्या ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है. तो इस एक्सिस पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो इस एक्सिस के अलावा डेंसिटी है परपेंडिकुलर पर या फिर जो जेड एक्सिस पर, तो वहाँ दो पाई बॉन्ड बने. इस तरीके से ये बन गया है. फिर हमने ये देखा कि जो कंजीनर्स हैं वो अपनी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, जैसे बोरॉन जो है वो टेट्राफ्लोराइड ही बनाता है, जबकि उसी के ग्रुप का नीचे बालगाइन टीएल उसी के ग्रुप का है, दैट इज ग्रुप, अगर आप देखें तो 13th ग्रुप है, तो बी है, फिर उसी के नीचे ए एल है, लेकिन ये अपनी कोवैलेंसी 6 तक एक्सटेंड कर लेता है. तो ये 4 तक ही क्यों कर पाता है, क्योंकि जो बोरॉन है, बोरॉन के पास डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है. क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो सेकंड तक ही इसके ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, वो भी पार्शियली ऑक्यूपाइड है, थर्ड की तो कोई बात ही नहीं है. तो इसमें डी ऑर्बिटल का अभाव है. when there is no d ऑर्बिटल, तो इसलिए s और p में टोटल मिला के कुल कितनी ऑर्बिटल हुई, s और p में 4 हुई. 4 होने की वजह से अगर ये मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी कर सकता है, 4. और वो भी कब कर सकता है, जब ये एक्साइटेड कर दे अपने एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से यहाँ एक्साइट कर दे, तो ये जो है एस से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिशन कर जाता है. ट्रांजिशन करने के बाद फिर क्या होता है कि 4 ऑर्बिटल्स आपस में सब मर्ज कर जाएंगे, और ये वाली ये चारों, जिसमें से 3 कैसी होंगी, यानी कि अगर हम देखें तो बी की हाइब्रिड स्टेट, एक कौन सी स्टेट बताओ, ग्राउंड स्टेट बताई. अगर मान लो फ्लोरीन आ गया तो फिर ये इंतजाम करेगा, एक को इधर शिफ्ट करेगा, तो इसकी कौन सी स्टेट हुई, एक्साइटेड स्टेट. अब इसके बाद वो क्या करेगा, क्या बाकी सारी ऑर्बिटल्स को मर्ज कर लेगा, 1s और ये 2s और 2p को, और 4 नई ऑर्बिटल का निर्माण करेगा, तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी क्या. मेरा कहने का मतलब है एक s की है और 3 p की हैं, तो अब ये चारों अगर मिल जाए तो क्या 4 नई ऑर्बिटल बनेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा s का भी रूप होगा और थोड़ा p का भी होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दोनों का नेचर होगा ना.
तो ये सारी ऑर्बिटल कैसी बन गई? क्या 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई? बोलो। अच्छा, अब ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई हैं, तो क्या ये एक ऑर्बिटल, फिर दो ऑर्बिटल, फिर तीन ऑर्बिटल और चार ऑर्बिटल, तो ये आपस में किस तरीके से रहेंगे? इस तरीके से रहेंगे कि नहीं? यानी एक ऐसे, तीन जमीन पर और एक स्टैंड ऊपर, तो इस तरीके से रहेंगी। दैट मीन्स द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी हैविंग एक किस तरीके सा अरेंजमेंट? दैट इज ए काइंड ऑफ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, जैसा कि मीथेन में होता है। तो मीथेन का जैसा अरेंजमेंट होता है उसी तरीके का इनमें एक अरेंजमेंट रहेगा, दैट आई कैन शो यू। तो वो जो नई ऑर्बिटल बनी वो सब सेम इन साइज, सेम इन एनर्जी हैं, और उनमें से तीन तो नीचे हो जाएंगी। ये देखो, तीन इस तरीके से आप ये देख सकती हैं, तीन ऑर्बिटल ये नीचे हो गई, ये ऐसे, ये तो तीन ऑर्बिटल नीचे हो गई, और उसी के ऊपर एक ये लग गई ऑर्बिटल, ये चौथी। तो ये कैसी हो गई? अगर देखो तो तीन ये और एक ऊपर, तो इन सब के बीच में ये एक ही जैसा एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट, और ये चौथी हो गई। सबका इस स्पेटियल अरेंजमेंट यानी स्पेस में अरेंजमेंट एक जैसा होगा। तो चार ऑर्बिटल हैं, चार कौन सी है बताओ? sp3 है। चार कौन सी ऑर्बिटल है बताओ? sp3 है, तो यही है। और बड़ा लोब ये होगा और छोटा वाला इधर होगा, बड़ा लोब इधर और छोटा, यानी जिनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा वो इधर होगा। किस, क्योंकि एफ के साथ करना है जिससे कि उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बने, वो एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ना करें। तो अब ये चार ऑर्बिटल ही हैं, क्योंकि तीन पी की और एक, इसलिए ये अपनी कोवैलेंसी कितने तक एक्सटेंड कर सकते हैं? 4 तक। तो ये जो मैंने आपको बताया बी की, ये कैसी स्टेट है बताइए? क्या ये हाइब्रिड स्टेट है जिसमें मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है? तो ये कैसी स्टेट है बताइए? हाइब्रिड स्टेट है। पहली बताई ग्राउंड स्टेट, दूसरी एक्साइटेड स्टेट, और तीसरी क्या है? हाइब्रिड स्टेट। तो इन तीनों में 3f एक एक इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे, और दे भी क्या जाएंगे, वो सिर्फ एक क्या करेंगे, इन सब के साथ बॉन्डिंग करेंगे ना, शेयरिंग। और इसमें क्या होगा बताओ? इसमें ये वन साइडेड डोनेशन होगा। जब वन साइडेड डोनेशन होता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरीके के हैं, जिसमें बोथ साइड अगर शेयरिंग है, और एक में होता है वन साइडेड डोनेशन, तो उसे क्या कहते हैं? जो ये वन साइडेड डोनेशन, उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं बताइए? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो, बात समझ में आई? और बाकी तीन कैसे हुए? कोवेलेंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो अब चारों में चार हो गए, लेकिन एफ ने इसको चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वाले एफ ने, तो क्या इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा? तो क्या ये अब BF4 माइनस बन जाएगा? यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि इसकी जो वैलेंसी है वो BF4 माइनस बन गई, क्योंकि एक एफ ने दे दिया ना, ये माइनस साइन है, तो BF4 माइनस बन गया कि नहीं? अच्छा, अब हम देखेंगे कि AL F6 3 माइनस कैसे बनता है। तो ये वास्तव में Na3AlF6 है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि, अब देखो कि एल्यूमिनियम की स्टेट देखिए, एल्यूमिनियम की स्टेट क्या है कि 3s2 3p1, लेकिन इसमें 3d के एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हैं। 3s2 3p1 है, बिल्कुल वही चीज हो रही है। क्या इसमें भी अगली स्टेट एक्साइटेड स्टेट होगी? क्या यहाँ पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया है, जैसे बी में किया था बोरॉन में, और अब उसके बाद इसने 6 ऑर्बिटल बनाई, क्योंकि इसका साइज का कंस्ट्रेन है, छोटा है एल्यूमिनियम, और छोटे एल्यूमिनियम की वजह से इसमें साइज का कंस्ट्रेन है, तो ये 3 ही हो पाई हैं। और 3 होने के बाद 3 खाली पड़ी हैं। डी की इसने सारी नहीं ली, 2 ली हैं डी की, और एक एमटीपी की, 6 ऑर्बिटल बन गई। और जो 6 ऑर्बिटल मर्ज की, उनमें कौन कौन सी हैं? क्या एक एस की, 3 पी की और 2 डी की हैं? तो
इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे? क्या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? और इससे क्या जो 6 बनेंगे उसमें थोड़ा डी का स्वरूप होगा, थोड़ा एस का फूलापन होगा और थोड़ा पी टाइप का बाइलोड होगा। मतलब आप देख लें सब कुछ वैसा है कि नहीं, सबका स्वरूप है। तो ये जो 6 ऑर्बिटल बन गई, अब ये 6 ऑर्बिटल्स आपस में किस तरीके से अरेंज होंगी वो हमने यहाँ दिखाया नहीं है, नहीं तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा यहाँ रहेगा, यहाँ कंजेस्टेड हो जाएगा। हमने सिर्फ ये पोर्शन दिखाया है। तो इस 6 पोर्शन में जो 3f होंगे वो तो सिंपली ff बन के आएंगे। और क्या 3 ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई थी? बोलो, 3 खाली नहीं थी? ऊपर देखो 3 खाली थी कि नहीं? तो जो 3 खाली हैं उसमें F आएगा और उसके पास क्या होंगे? क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? ये तो उसके पास वैसे तो जो भी होगा 4 लोन पेयर होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में किसी और एक से ले लिया तो 8 हो गए लोन पेयर। तो उसने एक इसको बिना शर्त डोनेट कर दिया। तो 3 से इसने कोवेलेंट बॉन्डिंग करी और 3 से क्या करी बताओ? अभी बताया है। हाँ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड। और 3 से क्या की? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इस तरीके से इसने अपनी जो कोवेलेंसी है वो कैसे बढ़ा दी? इसने 6 तक बढ़ा दी क्योंकि इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल थी, उसको भी इसने यूज़ कर लिया। और अब इसका जो स्ट्रक्चर हुआ वो कैसा स्ट्रक्चर हुआ? 4 इधर, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, ये प्लेन हो गया, स्क्वायर प्लेनर है, और एक ऊपर और एक नीचे। तो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और इससे मिलाओ, तो क्या ऊपर एक स्क्वायर पिरामिडल बना? चेक कर लो, पिरामिड नहीं बन गया? बोलो, ये तो मैंने एक सरफेस दिखाई, इसे 4 होंगे कि नहीं? और अच्छा, इससे मिलाओ, इससे मिलाओ, नीचे भी बना। बोलो, तो क्या ये स्क्वायर बाय पिरामिडल बन गया? क्या बन गया बताइए? स्क्वायर बाय पिरामिडल। और जबकि ऊपर वाले केस में क्या बना था? जो आपको हमने BF4 माइनस बनाया था। अच्छा, इसमें इसका जो चार्ज है वो भी 3 माइनस है क्योंकि 3F ने इसको दिया है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन। बोलो, समझ में आई बात? 3 दिया तो 3 निगेटिव है, बाकी तो 3 कोवेलेंसी है। बोलो, अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा दिया था तो ये BF4 माइनस था। BF4 में जरा देखिए तो कि क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर है? इस तरीके का, जिसके सेंटर में B है और एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, मतलब B बीच में। और सरफेस कितने बनेंगे ऐसे? क्या 4 सरफेस बनेंगे? क्योंकि B है, B बीच में है इस पिरामिड में। और नीचे का सरफेस देखो, ये नीचे जमीन है, तो एक ट्राइगोन पे अगर आप देखें तो कितने सरफेस बन जाएंगे? क्या 4 बन जाएंगे? क्योंकि बी बीच में है कि नहीं। तो क्या ये टेट्राहीड्रल होगा? हीड्रल का मतलब फेसेस। क्या इसमें 4 फेस हैं? बोलो, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? निगेटिव साइन तो लगा दें और एफ भी लिख दें, लेकिन इसमें चूंकि 4 फेस हैं तो इसका क्या नाम पड़ेगा बताइए? टेट्राहीड्रल। हीड्रल का मतलब क्या होता है? फेस। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हैं कि इस हिसाब से तो इसे ऑक्टाहीड्रल होना चाहिए क्योंकि 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे। बोलो, तो इसलिए इसका एक और नाम क्या पड़ा? ऑक्टाहीड्रल। जैसे ये ऑक्टाहीड्रल है, इसी तरीके से अगर हम और आगे देखें तो कभी कभी IF7 बन जाता है। तो पेंटागोनल पे 2 पिरामिड बने ऊपर नीचे, तो ऊपर कितने फेस हुए और नीचे कितने फेस हुए?
5 कोने हैं और पांचों कोने ऊपर मिल रहे हैं, तो कितने फेस हुए? एक है कि 4 कोने में 4 ऊपर मिल रहे हैं तो 4 फेस हुए, 5 कोने में पांचों ऊपर मिल रहे हैं तो कितने फेस हुए? 5 ऊपर 5 नीचे, तो कितना हीड्रल हुआ? डेकाहीड्रल। सो डेकाहीड्रल। बोलो, बात समझ में आ गई कि कैसे इसने अपनी कोवेलेंसी बढ़ाई? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। इज इट राइट? अगर आप ये बात समझ गई हैं तो आपके में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, AlClH2O5 का होल ट्वाइस। तो उसको हमने दिखाया था कि अगर एल्यूमिनियम बीच में है और 5 H2O है और एक Cl है, तो क्या बता सकती हैं कि ये कितना हीड्रल है? हेक्सा कैसे हुआ? 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितने फेस हुए? अब देखो ना, फेस काउंट करो। 6 ही कैसे हुए? 4 ऊपर नहीं है? फिर से दिखा दें कितने फेस हैं ऊपर? ये देखो कितने दिख रहा है। तो 4 ऊपर 4 नीचे कितने हुए? तो ये कितना हीड्रल हुआ? ऑक्टाहीड्रल है। और क्या ये स्क्वायर बाई पिरामिडल भी है? ऑक्टाहीड्रल, तो ऑक्टाहीड्रल हो गया। अगर ये ऑक्टाहीड्रल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? क्या sp3d2? वही हमने देखा था, क्योंकि इसमें भी तो वही काम हुआ था। तो इसलिए इसमें sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन है। और टेट्राहीड्रल है तो क्या sp3 हुआ? क्योंकि एक है 103p, तभी तो 4 हुए कि नहीं? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। p की तीनों ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन है एज पर हुंड्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। तो अब n में अगर 1 1 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में क्या मैं 1 1 बना दूं? ये 1 ये 1 ये 1 बोलो, और दूसरा n भी इसी के करीब आ जाए और उसका भी एक यहाँ, और ये इसमें भी एक और इसमें भी एक। तो इसने इससे ओवरलैप कर लिया, ये वाली, ये जो y एक्सिस की थी, y एक्सिस ने y एक्सिस से किया। और एक और कोई ले लो z एक्सिस, तो z तो ये है, इसे x एक्सिस ले लो। बात समझ में आ गई कि नहीं? हो गई समझ में? देख लो, तीनों उंगली देख लो मेरी, 3 है उंगली परपेंडिकुलर। बोलो, ये हुई z एक्सिस, ये हुई साइड वाइज, फिर इसने इससे किया और इस उंगली ने इससे किया। हो गई तीनों, दिख रहा परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल सिस्टम। देख लो अब, तो ये n3 बन गया। सो दिस इज n3, या ये सॉरी n2 बन गया। तो ट्रिपल बॉन्ड, ये काम जो हो रहा है, अगर बड़ी बड़ी ऑर्बिटल होंगी तो क्या इतनी दूर आना जाना हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें हो जाता है और आगे नहीं हो पाता है। कार्बन भी ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। तो पहली चीज हमने क्या देखी बताओ? मल्टीपल बॉन्ड। ड्यू टू स्मॉलर साइज दे कैन हैव इफेक्टिव साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब देखो आगे जरा पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है कि क्या इस तरीके के बॉन्ड को पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। जरा लास्ट की चौथी लाइन पढ़ो नीचे से। ये जो बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड बना, और ये जो बॉन्ड बनते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से, उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पाई। सो एंड ऑन ओवरलैपिंग फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। कोवैलेंसी सभी में है, फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है बताओ? पता नहीं चलता।
तो ये चीज़ हो गई। अब देखो कि ये 6 हो गई। अब इनका करेक्ट ओरिएंटेशन होगा। करेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब है एक ऑर्बिटल ऐसी, दूसरी ऑर्बिटल ऐसी, तीसरी ऑर्बिटल ऐसी और चौथी ऐसी। ये एक प्लेन में हो गई, प्लेन में हो गई, और एक ऊपर और एक नीचे, 6 हो गई। और हर ऑर्बिटल का क्या नाम है? sp3d2 रहा हर ऑर्बिटल का नाम। और इन सब में अब मैं पूरा तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि एफ की इतनी बनाना तो अच्छा नहीं, इसी में सिर्फ एफ लिख दे रहा हूं। और जरा ध्यान दो कि अब इसकी कंबाइंड स्टेट जब होगी AlF6, तो वो कैसी होगी? AlF6 और 3 - 3 तो इस पे इलेक्ट्रॉन है ही है, तो 3F ऐसे आएंगे इसके पास जो कहेंगे कि हम आपसे कोवेलेंसी चाहते हैं। तो 3 आ गए ऐसे, बोले हम आपसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एक ही आ गया। और 3 इसके पास कैसे आ गए? क्या वो पूरे भरे भरे आ गए? बोला आपकी खाली हम बिना शर्त डोनेशन चाहते हैं। ये तो अब जो AlF6 बनेगी वो इसकी कंबाइंड स्टेट होगी। सो AlF6 जब 3 माइनस वाले आ जाएंगे, क्या इस पे 3 माइनस नहीं आ जाएगा? 3F माइनस माइनस वाले आ गए, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। बोला मेरा भी लो, मेरा भी लो, मेरा भी लो, तुम्हारे पास तो खाली d ऑर्बिटल है, ले लो। तो क्या ये अपनी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा बढ़ा पाया क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल पड़ी थी? क्या बोरॉन इसलिए नहीं बढ़ा पाया था क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल थी ही नहीं, और सेकेंड शेल में d ऑर्बिटल होती भी नहीं है, और यही इसका इनॉर्मलस बिहेवियर है। बोलो। तो ये अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, और वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अब इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल का, इसमें 2 2 2 2 2 2 और बाकी की जो d ऑर्बिटल 3 बच गई थी वो खाली पड़ी रहेंगी, उनका हाइब्रिडाइजेशन में कोई हिस्सा नहीं है। 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये 3d0 है, और ये कंबाइंड स्टेट है। बोलो समझ में आ गई बात? ओके। सो क्या हम लिखें कि कंजीनर्स या ग्रुप 2 मेंबर्स डू नॉट हैव d ऑर्बिटल। भाई ग्रुप 2 में कहाँ d ऑर्बिटल होंगी क्या? सो ग्रुप 2 members due to absence of d orbitals can not extend their covalency beyond 4, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। while जो अदर मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स below it have d orbitals which they can use फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी मर्जिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। एंड कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 एंड कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी
beyond 4. So BF4 minus, ठीक है, can ligate with 4 fluorine atoms only, can जुड़ सका है, ligate with 4 fluorine atoms only during formation of chemical bond. While AlF63 minus has extended its covalency beyond, इससे ज़्यादा बढ़ा दी 4, that is up to 6 तक बढ़ा दी कि नहीं, due to availability of d orbitals या empty d orbitals. बात समझ में आ गई? अच्छा, तीसरी चीज है कि ग्रुप 2 मेंबर्स कैटिनेट, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. ग्रुप 2 मेंबर्स कैन कैटिनेट up to large extent due to their smaller size and stronger सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा समझ गई हो ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग वाला जो बॉन्ड होता है वो बहुत मजबूत होगा. तो न जाने कितना लंबा बना दिया, कार्बन की रबर बैंड बन जाती है पूरी, खींचो तो फिर वापस आ जाती है. पॉली इथीन, इथीन ही न जाने कितने मिल गए, लाखों के लाखों, उसमें 5 किलो चीनी भी डाल दो तब भी नहीं फट रही है. पॉली इथीन, पॉलीथीन फट जाती है क्या? सो इस तरीके से स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि वो छोटा साइज है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग एंड स्मॉल ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड, ठीक है, up to their smaller size form stronger sigma bond, form stronger sigma bond. तो वो stronger sigma bond बना लेते हैं, जबकि आगे के ग्रुप मेंबर ऐसा नहीं कर पाते, वो कैटिनेशन नहीं कर पाते, उनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है. तो ये सारे रीजंस हैं. Now, so form stronger sigma bond due to effective overlapping. उनकी effective overlapping है, due to effective sidewise overlapping. For example, carbon can catenate up to large extent. This is not possible in group 3 and higher members या following members of their group. In following members, for example, phosphorus can catenate up to 4 तक ही कर पाता है, वो P4 बनाता है, while sulfur can catenate up to 6-8 ऑक्टा एटॉमिक है. लेकिन जो कार्बन है वो तो मिलियन तक कर लेता है, तो ये भी इसका एक गुण है, ये ऐसा कर लेता है. अच्छा, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि इनकी क्या एनॉमलस प्रॉपर्टी है.
अब देखो कि दिया गया है कि जो सेकंड ग्रुप मेंबर्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन थर्ड वाले कर लेते हैं, क्योंकि उनमें 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स रहती है। 9 के 9 तो वो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, 9 कोई नहीं कर सकता, इतना स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है। लेकिन 6 तक तो मैक्सिमम जा ही सकते हैं। बोलो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 6 नहीं 7 भी जा सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया स्क्वायर पिरामिडल, जैसे एएल ने किया था। तो एएल ने क्या किया, मतलब एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन गया। ये देखो, तो ऊपर और पिरामिड और नीचे पिरामिड बन गया, और बीच में एएल है। तो एएल ने एक बॉन्डिंग बनाई, किसके किसके साथ बनाई? क्या एफ के साथ? क्या एफ यहीं किनारे पर है, वर्टिसीज पर है? तो एएल ने ऊपर एक बॉन्डिंग बनाई, नीचे बॉन्डिंग बनाई, इधर बॉन्डिंग बनाई, इधर बॉन्डिंग बनाई, इधर बनाई और इधर बनाई, और पूरे पे फिर क्या हुआ, बन गया ना स्क्वायर बाय पिरामिडल। और पूरे पे 3 माइनस, क्योंकि 3 एफ ऐसे आ गए थे कि इसके साथ। ऐसे कोई कोई तो 5 वाले भी बना देते हैं, जैसे कि ऐसे IF7 देखा है। तो IF7 में क्या होता है कि दे फॉर्म ये, तो ये ऐसे बना देते हैं, ऊपर 5 और नीचे 5, यानी इस तरीके से। तो बीच में आई रहता है और ये एफ रहते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन हेलोजन के साथ ही बना रहा है। तो उसने इसको कहेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बीच में पेंटागन बना है कि नहीं, और एक ऊपर और एक नीचे। तो बीच का पेंटागन और ऊपर और नीचे क्या है, ऊपर और नीचे इनके बॉन्ड है। तो इस तरीके से क्या बन गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बन गया। नाउ सो ये देखो, ये बीच में पेंटागन बन गया कि नहीं, और इसमें बीच में क्या बन गया, क्या स्क्वायर। तो इसलिए ये है स्क्वायर बाई पिरामिडल, और ये IF7 में क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ऐसा है। इसने तो अपने SP3D3 तक यूज़ कर लिए, बोला 7 यूज़ करूँगा। बड़ा साइज था, कर लिया। स्टेरिक हिंड्रेंस कम था, आयोडीन तो बहुत बड़ा होता है, 127 इसका एटॉमिक नंबर है। और इसने क्या किया, SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। भाई जितने जो यूज़ करेगा, आयोडीन के केस में सिर्फ ये मैनेज कर लेता है। समझ में आ गई बात कि क्या क्या चीज़ हुई है इनमें, बोलो। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम 3.9 की। कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ Al सेम। तो यानी Al है और Cl है और H2O है और 5 है और 2 प्लस है। तो अभी एल्यूमिनियम ने क्या किया कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, क्या 3s2 3p1 है, बोलो।
और 3d0 भी लिख लो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं इसमें से तो कहाँ कहाँ से निकलेंगे बताओ? यही 3 तो निकलेंगे। क्या 3s0 हो गया और 3p0 और 3d0 हो गया? इतना छोटा एटम और उसमें भी 3 निकल जाए तो किसको लालच नहीं आएगी? क्या इस पर हाई चार्ज डेंसिटी हो गई है? 3 निकल गए, एक में ही कितना कैटायन का साइज छोटा हो जाता है। तो स्मॉल कैटायन है विथ 3 पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इस पे क्या होगा? सो हाई चार्ज डेंसिटी। जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, दौड़ा चला आएगा इसके पास देने के लिए, बोलेगा तुमको कितने चाहिए ले लो। तो इसके सब खाली हो गए, कुछ बचा इसके पास, लेकिन 3+ चार्ज तो हैं। तो एल्यूमिनियम कहता है कि मेरे पास जो है, मैं 6 खाली कमरे तैयार कर देता हूँ, तुम लोगों को जिसको जो देना हो तो चले आओ देने के लिए। तो अब H2O कहता है कि मेरे पास तो देने के लिए है एटम, क्योंकि 2 इनके साथ कर लिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं भी देने का इच्छुक हूँ। 6 होते हैं नहीं ऑक्सीजन में, एक एक हिस्से बना लिए, तब भी तो 2 लोन पेयर बचे कि नहीं? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये शेयर्ड पेयर है। ये दोनों क्या है बताइए? जो शेयरिंग करें उनको क्या कहते हैं, और जो किसी से ना करें उन्हें क्या कहते हैं बताओ? अच्छा, क्लोरीन तो एक ऐसा आ गया, बोला कि मैं तो एक लेके भी आया हूँ और आपको दूंगा, आप तो इतनी पॉजिटिव चार्ज रखते हो। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, अपनी 6 ऑर्बिटल तैयार कर ली, 1 2 3 4, मतलब दूसरे एंड पे भी थोड़ा थोड़ा इनका एंड था, और एक ऊपर तैयार कर लिया, एक नीचे। बोला कि मेरे पास सिर्फ 3+ चार्ज है। तो एक क्लोरीन आ गया, क्लोरीन ने कहा मैं तुमको एक दे देता हूँ और मैं तुमसे बॉन्डिंग करूँगा, तो क्लोरीन ने बॉन्डिंग कर ली इसके साथ। अच्छा, वाटर ने कहा ठीक है, हम भी न्यूट्रल तुम भी न्यूट्रल, और मैं आपको आपके साथ बॉन्डिंग करूँगा, पास में रहूँगा, देने लेने का कुछ नहीं है, बस आपके पास रहूँगा, मेरे इलेक्ट्रॉन को अपना मान सकते हो, दूंगा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊँगा, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। ऑक्सीजन दे तो नहीं सकता है ना, लेकिन कह रहा है कि मैं अपनी ऑर्बिटल तुम्हारे में बिल्कुल ओवरलैप करा दूंगा। तो H2O 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 और H2O और H2O। अब जरा देखो कि Al था 3+, क्लोरीन ने एक दे दिया, एक इसको दे दिया, और H2O के कितने आ गए? H2O के क्या 5 आ गए? चेक करो, 5, 6 ऑर्बिटल थी, तो टोटल क्या बन जाएगा? AlCl और H2O और 5, तो क्या 2+ नहीं बचेंगे? एक माइनस है ना इसके पास। तो ये क्या स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, क्योंकि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही कर रहा है। तो sp3 और d और 2 मिल गए, हाइब्रिडाइजेशन, और इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि ये सारे लोग मिल गए। और अब हम जरा देखें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट खुद की कितनी है। Al3+ कैसे है, चेक करें जरा। AlCl H2O5, और ये माइनस है, इसको लिखो x, इसका लिखो -1। और वाटर का 0 होता है कि नहीं? एक मॉलिक्यूल का भला क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, निजी होगा भले ही कुछ न कुछ, और नहीं तो H2O का देख लो, इसका +1 × 2 और +-2 मिलके 0 ही नहीं हो जाएंगे? तो 0 ही लिख दो, हमें कौन इसके अंदर जाना है। और × 5 और मिल के -1 हुए। तो अब जरा देखो, और यहाँ बाहर कितना लिखा था? 2+, तो 2+ लिखो, तो ये भी उधर चला जाएगा, तो x कितना हुआ? क्या +3 हुआ? तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई?
लिखा है बुक में। और कोवैलेंसी क्या हुई? पूरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गई। तो अभी भी ये एक क्लास बची है, एक से ज़्यादा ही बची है क्योंकि इसके सवाल भी करेंगे, तो 2 क्लास तो लगी जाएगी। तो जैसा भी हो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।